मुस्लिम राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? सियासी जमातें हैं मुल्क की और सूबे की, उन्होंने मुसलमानों को एक तरीक़े से हाशिए के ऊपर डाल रखा है और मुसलमानों के मसाइल से उन्हें न तो कोई दिलचस्पी है और न उसका कोई इजहार होता है। राजस्थान में मुस्लिम नुमाइंदगी की एक जो स्टेट लेवल की लीडरशिप है उसकी कमी है। सियासी एतबार से मुसलमानों के अंदर अब तक जो रुझान रहा है वो कांग्रेस की तरफ रहा है। कांग्रेस मुसलमानों के मसाइल पर अब तक जो तवज्जो नहीं दे सकी है, मिसाल के तौर पर मिश्रा कमीशन है, स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिशें हैं, माइनॉरिटी और मुसलमानों से मुताल्लिक जो इदारे हैं उनका फॉर्मेशन 4 साल मुकम्मल होने के बाद भी अभी तक नहीं हुआ है। मुसलमानों के बुनियादी मसाइल क्या हैं राजस्थान के? मुस्लिम इलाकों के अंदर बहुत कम स्कूल खोले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ जहाँ रह रहा हूँ, ये इस इलाके में तकरीबन 1 लाख के करीब मुस्लिम आबादी है। अब पूरी 1 लाख की मुस्लिम आबादी में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 4 दरवाजे से लेकर के, और इस पूरे बेल्ट के अंदर लाखों मुसलमान आबाद हैं। इनके बीच में कोई सरकार ने कॉलेज नहीं खोला है। आप सभी का आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें जनाब हाफिज़ मंजूर साहब के साथ उनके निवास स्थान पे आज के जो हमारे सवाल हैं वो रिलेटेड हैं राजस्थान में मुस्लिम राजनीति के पस मंज़र को लेते हुए। तो मैं गुजारिश करूँगा सर, आप छोटा सा इंट्रोडक्शन एक अपना देते हैं जनता को। मुझे हाफिज़ मंजूर अली ख़ान कहते हैं। मैं जन मोर्चा राजस्थान का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जमीयत उलमाए हिंद का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ और एक और मिली ऑर्गेनाइजेशन है तंजीम मिल्लत, उसका चेयरमैन हूँ। एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जॉइंट एक्शन फोरम, उसका भी कन्वीनर हूँ मैं। जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, मुस्लिम जो हैं राजस्थान के, ख़ास तौर पे राजस्थान की आज हम बात कर रहे हैं, उसमें काफ़ी एक्टिव लीडरशिप आपने दिखाई है, काफ़ी एक्टिव रहे हैं, काफ़ी आपने काम किया। तो आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है, मुस्लिम राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान सियासी एतबार से करवट ले रहा है और उस पस मंज़र में जब हम राजस्थान को देखते हैं तो राजस्थान में भी सियासी हलचल बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। अब ये सियासी जो हलचल इस वक्त सूबे में चल रही है, आमतौर पे जो मारूफ सियासी जमातें हैं मुल्क की और सूबे की, उन्होंने मुसलमानों को एक तरीक़े से हाशिए के ऊपर डाल रखा है और मुसलमानों के मसाइल से उन्हें न तो कोई दिलचस्पी है और न उसका कोई इजहार होता है। ऐसे में जो है मुसलमान मौजूदा जो सियासी जमातें हैं उनसे सियासी तौर पर मायूस है और वो अब नए एक उसके विकल्प की तलाश के अंदर है। अगर कोई विकल्प आ जाता है, जैसा कि कोशिशें हो रही हैं राजस्थान में, तो मुसलमान उसकी तरफ मुतवज्जो हो सकता है, जैसा कि दीगर सूबों में हुआ है कि जहाँ भी उसे अल्टरनेट मिला है उसने अल्टरनेट को कामयाब करने की कोशिश की है, मुख्य धारा की सियासी जमातों को छोड़ करके। अच्छा, दूसरे प्रदेशों की हम बात करें, जैसे यूपी की, बिहार की, यहाँ की नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स काफ़ी मशहूर है, तो वहाँ तो एक लोकल पार्टी है जिसको लोग चुन सकते हैं। राजस्थान में ऐसा नहीं है, या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। तो जैसे आपने कहा कि कोई तीसरा मोर्चा लोग देख रहे हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण जी की है, जो दलित और मुस्लिम को एक लीड के तौर पर लेके चलते हैं, या AIMIM ये नया विकल्प हो सकता है? इनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अभी चूँकि राजस्थान में इंतखाबात में तकरीबन 1 साल का अरसा है, तो ये कुछ विकल्प अभी सामने आ रहे हैं मुसलमानों के। MIM भी जो है राजस्थान में लॉन्च हो चुकी है, आज़ाद समाज पार्टी भी जो है राजस्थान के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा जो है छोटी बड़ी कई पार्टियां हैं, मसलन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी काम कर रही है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया भी काम कर रही है और API वगैरह भी हैं। इसके अलावा हमारे जो वो नागौर के क्या नाम है वो हैं, हमारे नागौर के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो उनकी पार्टी भी जो है यहाँ पर राजस्थान में सरगर्म है। BTP भी है, कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी हैं और आपका ये जो है BSP के भी विधायक तकरीबन 4-5 हमेशा चुन करके आते हैं। ये अलग बात है कि वो बाद में कांग्रेस की गोद में बैठ जाते हैं। तो छोटी छोटी पार्टियां तो कई काम कर रही हैं। हमारी कोशिश इस वक्त ये चल रही है कि या तो जो मुख्यधारा की सियासी जमातें हैं, ख़ासतौर से कांग्रेस, जो अब तक मुसलमान उसे अपनी पार्टी समझते रहे हैं, या तो वो अपनी रविश को तब्दील करे
और मुसलमानों के ताल्लुक़ से सियासी एतबार से संजीदा हो। वो अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो फिर ये छोटी छोटी जो सियासी जमातें हैं ये मिलकर के एक विकल्प राजस्थान में खड़ा करने की तरफ बढ़ रही हैं, और अगर ये विकल्प तैयार हो जाता है जैसा कि उम्मीद है तो फिर मुसलमान इनकी तरफ भी देख सकता है। अच्छा, इसी सिलसिले में आपको क्या लगता है कि राजस्थान में मुस्लिम नुमाइंदगी की एक जो स्टेट लेवल की लीडरशिप है उसकी कमी है या अवेयरनेस की कमी? देखिए, राजस्थान के अंदर वैसे तो हम ये कहें कि लीडरशिप की कमी तो नहीं है, लेकिन चूँकि सियासी एतबार से मुसलमानों के अंदर अब तक जो रुझान रहा है वो कांग्रेस की तरफ रहा है, और लोगों ने सिर्फ कांग्रेस की लीडरशिप को ही मुस्लिम लीडरशिप समझा है और उनकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा भी है और उनके तरफ जो उनके लिए काम भी किया है। लेकिन आम तौर पे जो है हमारी सियासी जमातों ने मायूस और लीडरशिप ने मुसलमानों को मायूस किया है। ऐसी सूरत के अंदर अब जो मिली तंजीमें हैं वो सरगर्म अमल भी हैं और उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो जो है एक विकल्प देने की कोशिश करें, और इस सिलसिले में गौर व फिक्र चल रहा है। अगर इन पार्टियों ने अपने रविश को नहीं सुधारा तो फिर हो सकता है कि मुसलमान कोई तीसरे विकल्प की तरफ बढ़े। करबला में जो 2022 में जून में एक बहुत बड़ा मुस्लिम इजलास रखा गया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? करबला में जो इजलास हुआ था वो अमन इंसाफ कॉन्फ्रेंस थी, जो कि एक तारीख़ी प्रोग्राम हो गया। राजस्थान की तारीख़ में इतना बड़ा इजलास आज तक नहीं हुआ जो हुआ है, और इसमें बुनियादी तौर पर एक पैगाम हमने देने की कोशिश की थी कि इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को अगर तरक्की करना है और इसकी जो रिवायतें हैं उनकी पासदारी है का लिहाज करना है, तो यहाँ पर अमन का क़याम ज़रूरी है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिसका फुक़दान है पूरे मुल्क के अंदर, और पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी मची हुई है, मजहबी मुनाफरत फैल रही है और आपस में लड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो उसके जवाब में हमने ये अमन इंसाफ कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारा मानना ये है कि अगर अमन होगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, और अमन के लिए ज़रूरी है इंसाफ। चूँकि पूरे मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी, चाहे अक़लियतें हों, ख़ुसूसी तौर से मुसलमान, दलित, SC ST OBC वग़ैरह, इनके साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। तो उसकी वजह से जो है बदअमनी भी है, और कुछ हुकूमत का भी रवैया जो है वो इसमें मुआविन हो रहा है। तो हमारा मानना ये है कि जब इंसाफ होगा तो अमन होगा, बग़ैर इंसाफ के अमन कायम नहीं हो सकता। तो हमने उस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से, इत्तेफाक से उसका ऑर्गेनाइज़र में ही था, और उसके ज़रिए से एक पैगाम देने की कोशिश की थी राजस्थान के आवाम को और इस मुल्क के आवाम को, और अल्लाह का शुक्र है, हमारा ये मानना है कि हम उसमें बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। उस प्रोग्राम के बाद मुसलमानों के अंदर और इस मुल्क की अक़लियतों के अंदर, दलितों के अंदर एक हौसला पैदा हुआ है, इंसाफ और अमन के लिए लड़ने का एक नया जज्बा पैदा हुआ है, और वो मुत्तहिद होकर के एक मुश्तरका जद्दोजहद के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। पिछले कई सालों में ये जो प्रशासन है या जो सरकार है अभी, कांग्रेस सरकार, मुसलमानों की एक बुनियादी जिसे कहते हैं पार्टी रही है। शुरू से आज़ादी के बाद से मुसलमानों ने कांग्रेस को ही सपोर्ट किया है, और दूसरी पार्टीज भी मुसलमानों को इसी नज़रिए से देखती हैं कि ये लोग कांग्रेसी लोग हैं एक तरीके से। तो आपको क्या लगा पिछले 4 साल जो सरकार के गुजरे, इसमें कुछ मुसलमानों के लिए कदम बढ़ाया सरकार ने, या कुछ उनको ऐसा कुछ दिया जिससे वो आगे भी सरकार का सपोर्ट कर सकें? देखिए, पिछला जो इंतखाब हुआ था, सूबाई इंतखाब हुआ था, वो 2018 में हुआ था जी, और 2014 में मरकज़ी हुकूमत BJP के हाथ में आई थी, और उसने मुल्क के अंदर जो माहौल पैदा किया था उससे मुसलमानों के अंदर मायूसी थी, और मुसलमानों ने ये सोच कर के कांग्रेस को आलमोस्ट मेजॉरिटी के अंदर कामयाब किया था, और मुसलमानों का तकरीबन जो है 90% या 95% वोट जो है वो कांग्रेस को मिला था, और कांग्रेस को जितना वोट मिला था उसका तकरीबन 70 से 80% वोट मुसलमानों ने कांग्रेस
उम्मीदवारों को दिया था और कांग्रेस की हुकूमत बनाई थी, इस उम्मीद के साथ कि अब तक जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं या कांग्रेस मुसलमानों के मसाइल पर अब तक जो तवज्जो नहीं दे सकी है, मिसाल के तौर पर मिश्रा कमीशन है, सच्चर कमेटी की सिफारिशें हैं, जो मनमोहन सिंह की सरकार में जो है उसकी सिफारिशें पेश कर दी गई थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। तो इस उम्मीद के साथ कि अब शायद कांग्रेस को होश के नाखून आ जाएं और वो माइनॉरिटी की तरफ और ख़ुसूसी तौर से मुसलमानों के मसाइल की तरफ तवज्जो दे, भरपूर मेजॉरिटी में मुसलमानों ने वोट दिया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 4 साल के अंदर मुसलमानों ने जो उम्मीदें वाबस्ता की थी वो धीरे धीरे दम तोड़ रही हैं, तोड़ चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि 4 साल में जाकर के बड़ी मुश्किल से चंद डिपार्टमेंट जो है उनका फॉर्मेशन हुआ है, वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन हो गया। वो भी जो फॉर्मेशन हुआ है वो वक्फ एक्ट की रूह के मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन चलिए जैसा भी है, लूला लंगड़ा उसका फॉर्मेशन हो गया है। मदरसा बोर्ड अभी तक नामुकम्मल है। इसी तरीके से जो है फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो अभी तक उसका काम अधूरा है, वो भी नहीं किया है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दीगर इदारों में तो नुमाइंदगी बहुत दूर की बात है, माइनॉरिटी और मुसलमानों से मुताल्लिक़ जो इदारे हैं उनका फॉर्मेशन 4 साल मुकम्मल होने के बाद भी अभी तक नहीं हुआ है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि मुसलमान के ताल्लुक़ से कांग्रेस गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है, और यही वजह है कि अब मुसलमानों के अंदर भी कांग्रेस के ताल्लुक़ से कि नेगेटिविटी आ रही है। हाल ही में आपने देखा कि मुस्लिम हॉस्टल के लिए एक ज़मीन अलॉट की गई थी जयपुर के अंदर। परसों से एक मामला चल रहा था, मुतालबा था मुसलमानों का, उस ज़मीन को भी कैंसिल कर दिया गया है। और मुसलमानों का भी मुतालबा है कि उस ज़मीन को जहां अलॉट की गई थी उसको री अलॉट की जाए, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स सरकार की तरफ से नहीं मिला है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कांग्रेस जो है मुसलमानों को संजीदगी से नहीं ले रही है। अच्छा, एक सवाल जो आने वाले चुनाव में मुस्लिम आवाम या जनता लोगों के सामने रख सकता है, आपको क्या लगता है कि मुसलमानों के बुनियादी मसाइल क्या हैं राजस्थान के? देखिए, राजस्थान के मुसलमानों के मसाइल वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बुनियादी मसला जो है राजस्थान के मुसलमानों का वो रोज़गार का है इस वक्त, क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर, कोविड के अंदर खुसूसी तौर पे मुसलमान ज़्यादातर लेबर क्लास है, मेहनत मजदूरी करता है, तो उसकी कमर टूट चुकी है। सरकारी मुलाजिमतों के अंदर धीरे धीरे मुसलमानों की नुमाइंदगी घटती जा रही है। आबादी के तनासुब में अगर हम देखें तो बमुश्किल तमाम 1.5 से 2% मुसलमान सरकारी मुलाजिमतों में हैं, और ये तनासुब भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जबकि आज़ादी के वक्त ये तकरीबन 30 से 35% था। और राजस्थान में भी वही सूरत हाल है कि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान जो है सरकारी नौकरियों में हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो तनासुब कम हो गया। दूसरी तरफ जो है फ़िरका परस्त ताकतें जो हैं उनका जो रवैया चल रहा है वो आप देख रहे हैं कि मुसलमानों को किस तरीके से मातूब करती हैं। कभी मज़दूरों के बारे में उनका ये तासुर है कि मुसलमानों को मजदूरी मत दो, कहीं उनको ठेले लगाने के ऊपर उनके एतराज़ होता है, कहीं दुकान खोलने पर एतराज़ होता है। हद तो ये है कि अब उनके खाने पीने के जो रोज़गार के ज़रिए हैं, होटल हैं, गोश्त की दुकानें हैं, ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं उन पर भी हमले होने लगे हैं। तो इस लिहाज से जो है माशी तौर पर मुसलमान बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, और इसके लिए खुसूसी प्लान करके अगर गवर्नमेंट काम करे तो थोड़ी हालत बेहतर हो सकती है। तो सबसे बुनियादी मसला तो रोज़गार का है मुसलमानों के सामने इस वक्त। दूसरा मसला जो है वो तालीम का है। तालीम के सिलसिले में भी सरकार का रवैया जो है वो सर्दमहरी का है। मुस्लिम इलाक़ों के अंदर बहुत कम स्कूल खोले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ जहाँ रह रहा हूँ, ये इस इलाके में तकरीबन 1 लाख के करीब मुस्लिम आबादी है। अब पूरी 1 लाख की मुस्लिम आबादी में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो इससे अंदाज़ा है कि सरकार जो है कितनी सिंसियर है। पिछले सरकार इसी गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि हर जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहाँ कॉलेज नहीं है वहाँ कॉलेज खोले जाएंगे। ये आदर्श नगर जो विधानसभा है इसके अंदर कॉलेज तो खोला गया है, लेकिन वो जाकर के वहाँ खोला गया है जहाँ ऑलरेडी एजुकेशन की सहूलत है। केशव विद्यापीठ वाले इलाके के अंदर जाकर के खोला गया है, जबकि ये पूरा बेल्ट जो है 4 दरवाजे से लेकर के और इस पूरे बेल्ट के अंदर लाखों मुसलमान आबाद हैं, इनके बीच में कोई सरकार ने कॉलेज नहीं खोला है।
कोई हॉस्टल की सहूलत नहीं है यहाँ पर। ये बड़ी फिक्र की और सोचने पे मजबूर कर देने वाली बात है कि 1 लाख की आबादी में एक स्कूल, जी, जो वाकई में जहाँ सरकार बड़े बड़े दावे करती है मेडिकल में या एजुकेशन में काम करने के, वहाँ ये बहुत सोचने वाली बात है मुसलमानों को भी और आवाम को भी कि आप जो आपने गौर की करवाया है कि 1 लाख की आबादी में एक स्कूल। और भी बहुत सारे, जैसे करबला है, करबला में एक स्कूल सेंक्शन हुआ है लेकिन कई साल हो गए, अभी तक जो है उसके सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये तो तालीम के ताल्लुक से, सेहत का मसला भी ऐसा ही है। अब बड़ी मुश्किल से जा कर के ये जनता क्लिनिक यहाँ वन विहार में खोला गया है, लेकिन सफाई और सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बरसों से मुसलमानों का मुतालबा भी है और ख़ुद इस मुस्लिम बाहुल इलाके से जीतने वाले हमारे तीनों एमएलएज ने जो है ये वादा किया था कि ये जो नाला है यहाँ से लेके वहाँ तक जो गंदगी का फैला रहा है, बल्कि बीमारियों का ये मरकज़ बना हुआ है, पूरे शहर के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर नाम के ऊपर अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। पोश इलाकों के अंदर पे दर पे जो है वो नई स्कीमें आ रही हैं, नए प्रोग्राम हो रहे हैं, नए प्लान हो रहे हैं, रोड्स निकाले जा रहे हैं, फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये एक नाला जो है, इसका मसला जो है तीन हमारे एमएलए मिलकर हल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बीमारियों की जड़ बना हुआ है और सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। इसी तरीके से ट्रैफिक का अगर आप देखें, रोड्स की हालत देखें, गलियों की हालत देखें तो बहुत ख़राब है। तो हर लिहाज से मुस्लिम इलाके जो है तरक्की के लिहाज से भी पिछड़े हुए हैं, डेवलपमेंट के लिहाज से भी। तो दूसरा सबसे बड़ा मसला मुस्लिम इलाकों के डेवलपमेंट का है। तो मेरा मानना यह है कि इस सिलसिले में सरकार को जो है अलग से, हालांकि हेरिटेज के नाम से अलग से प्लानिंग है, लेकिन वो हेरिटेज भी सारा का सारा बड़ी चौपड़ से उधर है, बड़ी चौपड़ से इधर, हेरिटेज नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इंटीरियर जो मुसलमानों की घनी आबादी है, हेरिटेज के नाम के ऊपर या अलग से कोई प्लान बना करके सरकार को खुसूसी तवज्जो इन इलाकों के डेवलपमेंट के ऊपर देनी चाहिए। अभी यहाँ से जो करंट एमएलए हैं, सरकार से ही उनका ताल्लुक है, सरकार के एमएलए, क्या लगता है उन्होंने कितना काम किया? देखिए, तीनों जो, अगर आप आदर्श नगर विधानसभा की बात करें जिसमें मैं रह रहा हूँ, तो इसमें मैं ये तो नहीं कहता काम बिल्कुल नहीं हुआ है, कुछ अच्छे काम भी हुए। जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे और जो एमएलए साहब की तरफ से किए गए थे, तो वो वादे जो है जैसे पूरे होने चाहिए थे वैसे नहीं है। शोर शराबा तो बहुत है। अलबत्ता एक काम ज़रा सा नज़र आता है जिसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर के ऊपर जो वो क्या नाम है, हमारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया है, वो ज़रूर एक कारनामा ज़ाहिरी तौर पे हमारे एमएलए साहब का दिखता है कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, मुसलमानों को सहूलत हो गई है उससे। बाकी तो डेवलपमेंट के नाम के ऊपर मैं तो नहीं समझता कोई बहुत बड़ा काम हुआ है। छोटे मोटे काम तो हो रहे हैं, मसलन ये स्कूल है, इस स्कूल में बिल्डिंग के लिए उन्होंने थोड़ा फंड दिया है और भी स्कूलों के लिए दिया है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ और लोगों ने जो एक एतमाद करके जिस हिसाब से उन्हें वोट दिया था और लोगों को जो उम्मीदें थीं, वो उम्मीदें बज़ाहिर पूरी नहीं हो रही हैं। आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में बताया था जन मोर्चा का, आप जनरल सेक्रेटरी हैं उसके, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, वो क्या है जन मोर्चा? देखिए, ये जो अभी मसाइल आपने से मैंने डिस्कस किए हैं, ये मसाइल किसी एक इलाके के नहीं हैं, बल्कि ये मसाइल जो है दलित आबादियों की भी हैं, एसटी की जो आबादियाँ हैं उनके भी हैं, मुस्लिम आबादियों के भी मसाइल हैं। और इनकी तरफ न तो स्टेट गवर्नमेंट जैसी तवज्जो देनी चाहिए वैसी दे रही है, न सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसकी तरफ, इनके मसाइल की तरफ तवज्जो दे रही है। तो उसको देखते हुए हमने इस चीज़ को महसूस किया कि एक ऐसा फोर्स बनाया जाए SC ST OBC माइनॉरिटी को मिला करके, जो उनके मसाइल को उठाए सरकार के सामने पेश करे और उनको हल कराने की कोशिश करे। चूँकि हमारी जो सियासी कायदीन हैं, ये सियासी नुमाइंदे हैं, वो वोट लेने के लिए आते हैं, उस वक्त तो बहुत लंबे चौड़े वादे करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। उन्हें बुलाया जाता है या कहीं उनकी आवभगत की जाती है या उनका स्वागत सत्कार किया जाता है, वहाँ तो वो नज़र आते हैं, लेकिन कभी आवाम के बीच बैठ कर के आवाम के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हुए नज़र नहीं आते हैं। यही वजह है कि मसाइल दिन पे दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने जो है एक तरीक़े से ये प्रेशर ग्रुप डेवलप करने के लिए और हुकूमत से इन मसाइल को हल कराने के लिए जन मोर्चा राजस्थान का फॉर्मेशन किया है और 2 अक्टूबर से गांधी जी की जयंती से हमने इसकी शुरुआत की है
और मुख्तलिफ़ ज़िलों के अंदर इसके प्रोग्राम अब तक हो चुके हैं और बहुत तेज़ी के साथ आवाम इसको हाथों हाथ ले रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हमें कोई सियासी फ़ैसला लेने पे मजबूर नहीं किया जाए, बल्कि हमने ये जनमोर्चा जो बनाया है उसमें सियासी बेदारी हमारा बुनियादी मकसद है। लेकिन अगर बेदारी के बाद भी हुकूमतें तवज्जो नहीं देती हैं मसाइल की तरफ, तो फिर हो सकता है कि हम कोई सियासी इक़दाम भी करें। अच्छा, यानी चुनाव में भी खड़े होने का जी, इरादा बन सकता है। बिल्कुल हम जा सकते हैं, या जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना करके उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इसको जन मोर्चे को भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या एक अवेयरनेस ग्रुप की तरह से देखा जाए? बुनियादी हमारा मकसद तो यही है कि हम आवाम को सियासी तौर पे जो है अवेयर करें, बेदार करें, और उनको इतना हम तैयार कर दें कि वो इन सियासी जमातों से और सियासी जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे उनका एहतसाब कर सकें कि उन्होंने आवाम के लिए क्या किया है, और अगर हो सके तो उनके ज़रिए से आवाम का काम करवाने की कोशिश करें। हम कोई बहुत ज़्यादा सियासत करने के में शौक़ नहीं है, लेकिन अगर हुकूमतों का यही रवैया रहा, मौजूदा हुकूमत का, मरकज़ी हो चाहे सूबाई हुकूमत हो, उसका यही रवैया रहा, तो फिर हो सकता है कि हमें कोई सियासी फ़ैसला भी लेना पड़े। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, देश में जो एक बूम या कहें एक नया चेहरा जो आया है पॉलिटिक्स को लेके, वो यूथ हो या थोड़े से कम्युनिज्म हो या फिर एक दलित और मुस्लिम पॉलिटिक्स जो निकल के आई है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में ये हमें गठबंधन के रूप में देखने को मिल सकता है दलित और मुस्लिम्स का? देखिए, इससे पहले जहाँ जहाँ भी ये तजर्बा किया गया है वो बहुत कामयाब रहा है। मिसाल के तौर पे एक ज़माने में यूपी के अंदर मायावती के साथ मुसलमानों ने तजर्बा किया और वो कामयाब तजर्बा रहा। इसी तरीके से बिहार में ये तजर्बा किया गया, वो भी कामयाब रहा है। वहाँ तो अब भी किसी न किसी दर्जे में ये चीज़ चल रही है। और बहुत सारी दूसरी जगह इन मेन कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके जहाँ जहाँ तीसरे विकल्प को माइनॉरिटी ने ख़ास तौर से सपोर्ट किया है, तो वहाँ तीसरी ताकत खड़ी हुई है। राजस्थान में चूँकि हम अब ये तजर्बा पहली मर्तबा हो रहा है, बातें तो बहुत हुई हैं लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ है। पहली मर्तबा हम संजीदा कोशिश कर रहे हैं कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी का एक कॉमन प्लेटफॉर्म बने, और इसके लिए हमने जन मोर्चा का फॉर्मेशन किया है और वो बहुत तेज़ी के साथ इसमें आगे बढ़ रहा है और लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, लोग ताउन कर रहे हैं, बल्कि उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से जो है ये काम होता रहा तो हम यहाँ पर हो सकता है एक तीसरा विकल्प इन तमाम छोटी सियासी जमातों का बना करके उनको, या तो हम भी एक सियासी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, या अगर नहीं करेंगे तो इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज के एपिसोड में हमारे साथ थे हाफिज़ मंजूर साहब, जिनको आपने सुना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए।